शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये कहावत आपने भी सुनी होगी और इसे संजोने के लिए आप काफी मेहनत भी करते होंगे। कुछ लोग सुबह उठकर दौड़ लगाते हैं, कुछ घर या जिम में वर्कआउट करके पसीना बहाते हैं। सबकी कोशिश यही है कि वो फिट रह सकें, चुस्ती और फुर्ती के साथ जीवन जी सकें। लेकिन कुछ दिन पहले एक ऐसी खबर आई जो वर्कआउट करने और खासकर जिम जाने वालों के लिए जाननी बेहद जरूरी है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट करने के दौरान दिल का दौरा पड़ गया। अभी पिछले महीने मशहूर टीवी कलाकार दीपेश भान को क्रिकेट खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। दीपेश महज 41 साल के थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को 2021 में भी जिम में ही दिल का दौरा पड़ा था। उस समय गांगुली की उम्र 48 साल थी। राजू और गांगुली दोनों ही जब जिम में ट्रेडमिल पर थे तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली बात यह है कि आप चाहे जवान हों या 50 के पार हों, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। अब तक आपने यही सुना होगा कि ज्यादातर बीमार और ज्यादा वजन वाले लोगों को ही दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति फिट हो, जिम जाता हो, कसरत करता हो, उसे दिल का दौरा पड़ना हैरान कर देने वाला है। आप भी सोच रहे होंगे कि शरीर पर ध्यान देने के बावजूद, शरीर का ध्यान रखने के बावजूद जिम में लोगों को दिल का दौरा कैसे पड़ गया। आज हम इसी टॉकिंग पॉइंट का विश्लेषण करेंगे कि आखिर शरीर का ध्यान रखने वालों को भी कसरत करते हुए या जिम में दौड़ लगाते हुए लोगों को दिल का दौरा आखिर क्यों पड़ रहा है। जिम जाने वाले ज्यादातर लोग अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा ही वर्कआउट कर जाते हैं, कार्डियो भी करते हैं, जिम में ट्रेडमिल पर भी दौड़ते हैं। हद से ज्यादा थकावट आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। वर्कआउट करते हुए शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दिल में अगर किसी भी तरह का छोटा ब्लॉकेज हो तो वर्कआउट के दौरान दिल ऑक्सीजन की तुलना में खून की आपूर्ति नहीं कर पाता, जिस वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है। फोर्स को पुश करते हुए ब्रीथ आउट, नीचे आओगे ब्रीथ इन, मतलब हर वो एक्सरसाइज जिसमें आपको फोर्स लगानी पड़ रही है तो ब्रीथ आउट, और फोर्स आपको जहाँ लगानी नहीं पड़ रही है आप टुवर्ड द कैविटी जा रहे हो वहाँ आपको ब्रीथ इन करना है। हर ब्रीथ आपकी डिपेंड करती है कि आप कितनी डीप ब्रीथ ले रहे हो। और ब्रीथिंग से ये होता है कि जब मसल से अपनी एनर्जी ले रहे होते हो तो आपकी ब्लड मसल तक वो ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मतलब मसल तक पहुंचे। तो अगर ब्रीथिंग आपकी इनइवन है या ब्रीथिंग आप तरीके से नहीं ले रहे हो तो मसल तक इनफ ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता। तो अगर मसल तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो अपना 100% दे पाओगे वो दे नहीं पाओगे, मतलब आप उतना अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाओगे, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उससे हार्ट पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो हार्ट भी अनइवन बीट मारेगा और उससे दिक्कत होगी आपको इंटरवल। जिम में पसीना बहाने वाले ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर उनका बीपी या कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है तो उनका शरीर भी ठीक है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दिल की परेशानी जेनेटिक भी हो सकती है, यानी आपके परिवार से भी आपको ये बीमारी मिल सकती है। डॉक्टरों का मानना है कि जिन लोगों को पहले से दिल से जुड़ी अगर कोई बीमारी है तो उन्हें जिम में ज्यादा हेवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, यानी जिम में ऐसे लोगों को ज्यादा भार उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दिल पर दबाव बढ़ता है जो दिल का दौरा पड़ने की वजह बन सकता है। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस या काम का प्रेशर आपके दिल पर असर डालता है। लगातार स्ट्रेस लेने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेस और कई बार शौकिया तौर पर लोगों को शराब और धूम्रपान की लत लग जाती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कोई भी इंटेंस वर्कआउट करने से पहले आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी ट्रेनिंग हार्ट रेट के अंदर करें। अब ट्रेनिंग हार्ट रेट क्या होता है वो हर किसी का डिपेंड करता है उनकी कार्डियोवैस्कुलरिटी के ऊपर, ठीक है। वो किसी एक 40 साल के इंसान का अलग हो सकता है, 30 साल का अलग होगा, 50 जो इंसान होगा उसका अलग होगा। तो अगर आपने ट्रेनिंग हार्ट रेट के अंदर रहकर ट्रेनिंग करेंगे तो बेहतर होगा। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपका हार्ट रेट ज्यादा पंप कर रहा है या आपको थोड़ा फील हो रहा है, तो उसमें आपको सबसे बेहतर ये है कि आप स्टम्बल को रुक जाएं। आपका शरीर इस खतरे की सूचना आपको पहले दे देता है। अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ने वाला है तो शरीर पहले से ही इंडिकेशन यानी लक्षण बताता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 33% से ज्यादा लोगों को दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर में कोई लक्षण जरूर दिखते हैं। ज्यादातर लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। सांस में तकलीफ, सीने में दर्द, ज्यादा थकान, ये वो लक्षण हैं जो आपका शरीर आपको पहले से ही देने लगता है सिग्नल। ऐसा कुछ भी महसूस होता ही डॉक्टर से सलाह लें।
सबसे ज़रूरी है कि अपनी क्षमता के मुताबिक ही जिम में कसरत करें। जिम में कंपटीशन के चक्कर में किसी को देखकर हेवी वेट ट्रेनिंग या ये सब ना करें। धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाएं। ट्रेडमिल पर भागते हुए अगर सांस फूलने लगे तो थोड़ी देर का रेस्ट ले लें। सांसों के नॉर्मल होने के बाद ही वर्कआउट करें। कभी भी अपना गोल यानी लक्ष्य पाने की जल्दबाजी ना करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राणायाम, योग, 30 से 45 मिनट तक रोजाना वॉक, ये सब करने से दिल की नसों में रक्त संचार बना रहता है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड जो है मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, आपके जीआईटी ट्रैक्ट और लिवर की तरफ से, और मसल के अंदर जब ब्लड जाता है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस होने लगती है और थकान महसूस होने लगती है। और जब थकान होती है तो आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हर किसी को एक हफ्ते में 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए। इसमें आप हल्का वर्कआउट, जॉगिंग या स्विमिंग कर सकते हैं। खबर का टॉकिंग पॉइंट यह है कि अपनी क्षमता के हिसाब से ही कसरत करें। यह बिल्कुल ना मान लें कि आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं तो आप बिल्कुल फिट हैं और आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई तकलीफ नहीं होगी। समय समय पर अपने दिल का चेकअप भी कराते रहें। साथ ही बॉडी चेकअप भी हर 6 महीने में जरूर करवाएं। हल्की सी भी परेशानी महसूस हो तो डॉक्टर के पास जाने की सोचते न रह जाएं, बल्कि तुरंत जाएं। प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। खुली हवा में सांस लेना बीमारी को दावत देने जैसा हो गया। भारत के शहरों में प्रदूषण इस कदर बढ़ा हुआ है कि यह लोगों के बीच चर्चा का विषय यानी टॉकिंग पॉइंट बन गया। प्रदूषण पर एक रिपोर्ट सामने आई। सर्वे में HEI यानी हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने 7,000 शहरों को शामिल किया, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से केवल 106 शहरों को ही रैंकिंग के लायक माना गया। रिपोर्ट में भारत के 2 शहर टॉप पर हैं। इनमें दिल्ली पहले, कोलकाता दूसरे नंबर पर है। शहरों में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट यानी HEI ने रिपोर्ट जारी की है। लिस्ट में दिल्ली और कोलकाता के अलावा मुंबई भी है। मुंबई इस लिस्ट में 14वें नंबर पर है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में चीन के 5, भारत के 3 शहर। PM 2.5 प्रदूषण स्तर के हिसाब से दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं PM 2.5 प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में चीन की राजधानी बीजिंग सबसे पहले नंबर पर है। बीजिंग में 1 लाख लोगों पर 124 मौत होती है। दिल्ली में 1 लाख पर 106, कोलकाता में 99 मौतें होती हैं। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी हवा में घुले ऐसे कण जिनका आकार 2.5 माइक्रॉन्स होता है। ये इतने छोटे कण होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते। 1 इंच में 25,000 माइक्रॉन होते हैं। 1 इंच में 25,000। PM का आंकड़ा जितना कम होगा, हवा में मौजूद कण उतने ही बारीक छोटे होंगे। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2019 में भारत में अलग अलग प्रदूषण से 24 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें 17 लाख लोगों ने वायु प्रदूषण की वजह से दम तोड़ दिया। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में बढ़ते PM 2.5 की वजह से दिल्ली में 29,900, कोलकाता में 21,380, मुंबई में 16,020 लोगों की मौत हुई। सोचिए, दिल्ली में पिछले 2.5 साल में कोरोना से 26,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन PM 2.5 के प्रदूषण से कोविड से भी ज्यादा करीब 30,000 लोगों की मौत हो जाती है। कोविड-19 के लिए तरह तरह के नियम, प्रोटोकॉल बनाए गए। लोगों को इसका पालन न करने पर जुर्माना भी भरना पड़ता है, लेकिन प्रदूषण को लेकर ऐसी कोई चिंता नहीं की जाती। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 एक्सपोजर की बात करें तो भारत का कोई भी शहर इस टॉप 20 शहर की लिस्ट में शामिल नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सपोजर के हिसाब से चीन के शंघाई की हालत सबसे खराब है। इस रिपोर्ट में चिंता की बात यह है कि दुनिया के सभी शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे शहर हैं जिन्होंने WHO के PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों के मानदंडों को पार कर लिया है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दिल्ली का औसत PM 2.5 एक्सपोजर 110, कोलकाता में 84 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पाया गया, जो कि WHO के तय मानक से दिल्ली में 22 और कोलकाता में 17 गुना ज्यादा है। WHO ने 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर का बेंचमार्क तय किया है।
बात अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 की करें तो WHO ने इसके लिए 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर का मानक तय किया, जो चीन के शंघाई में 41.6 माइक्रोग्राम और रूस के मॉस्को में 40.2 माइक्रोग्राम पाया गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाहनों और बिजली संयंत्रों से निकलता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सर्वे में शामिल 7,000 से ज्यादा शहरों में 86% शहरों में प्रदूषण का स्तर WHO के मानकों से ज्यादा था, यानी 6,000 से ज्यादा शहर WHO के तय मानक से ज्यादा प्रदूषित थे। इन शहरों में रहने वाले करीब 260 करोड़ लोग प्रदूषण से प्रभावित हैं। इस रिपोर्ट में 2010 से 2019 का डेटा लिया गया था, जिनमें मुख्य तौर पर PM 2.5 और NO2 के प्रदूषण स्तर को शामिल किया गया। WHO के एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI डेटा के हिसाब से तो 117 शहर ही ऐसे हैं जो PM 2.5 का स्तर मापते हैं और केवल 74 शहरों में NO2 के स्तर की निगरानी की जाती है। जानकारों का कहना है कि चीन की राजधानी बीजिंग में प्रदूषण के स्तर में सुधार दिख रहा है। दिल्ली में भी कोशिश की जा रही है कि अभी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। भारत एक तरफ तो खुद को विश्व गुरु होने की बात कहता है, सुपर पावर बनने की बात करता है, लेकिन प्रदूषण के मामले में बात ही नहीं होती। आपको पानी तो साफ नहीं मिल रहा है, हवा भी साफ नहीं मिल पा रही है, लेकिन इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। इस मुद्दे पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता, इसे लेकर कोई PIL नहीं डाली जाती। अब तक आप पीने के लिए साफ पानी खरीद रहे थे, अब आपको आने वाले दिन में साफ हवा भी खरीदनी पड़ सकती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि एयर प्यूरिफायर की बिक्री भी बढ़ गई। कई देश तो प्रदूषण रहित शहर बसाने की तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे दुबई और जापान में इस पर काम जारी है। जल्द यहां ऐसे शहर बनकर तैयार हो जाएंगे प्रदूषण रहित। टॉकिंग पॉइंट यह है कि अगर जल्द भारत में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बारे में कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो भविष्य में आने वाली नस्लों को साफ हवा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।